बाबू इसमें, अब नहीं आइए, नीचे चले जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लाइव वाले सारे लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग में। हल्ला क्यों करते हो बाबू आप लोग? बैठ जाओ बाबू, जल्दी जल्दी। तो आप लोग खुश रहिए। 7 मिलियन हो गया सब्सक्राइबर हम लोग का। सुबह नहीं हुआ था, हो गया था। अब मतलब बहु आप लोग को पार्टी कैसे देगा आदमी? ऑनलाइन वालों को तो दे सकता आदमी, पीडीएफ में लड्डू वगैरह कुछ। पहले बैठ जाने तो बाबू सब लोग को। बाबू आप लोग गर्ल्स वाले सीट पे बैठ के ना पूरा ओवरऑल क्लास डिस्टर्ब कर देते हो। हाँ? अब बाबू ये लोग कहाँ बैठेंगे? लोग आप गर्ल्स के सीट पे बैठ गए हो। गर्ल्स के सीट पे जितने लड़के हैं सब लोग उठ जाइए। देखो, जब आपको पहले बार लिख दिया गया है कि ये गर्ल्स का सीट है तो आपको दिमाग घास चढ़ने गया रहता है, कहता है ऐसे कि नौकरी नहीं हो रही है। इस सबको लड़का लड़की के सीट में अंतर अभी तक नहीं समझ में आया। लड़की सब थोड़ा लेट से आती है, समझा करो, तैयार होने में टाइम लगता है उन सबको। समझता ही नहीं है सब। जल्दी बैठो बाबू, लाइव वाला सब परेशान होता है सब, सर इतना देर से क्यों स्टार्ट करते हैं? इंडियन ज्योग्राफी बता रहे थे। अब तो गर्ल सीट खाली है, पूरा एकदम इधर घसक के बैठिएगा लोग, बीच में खाली जगह नहीं रहना चाहिए। लड़का सब अगर खाली जगह दिख गया तो जितना उठा है सब उसी में घुस के बैठ जाना। समझ में गया ना? वो कौन है? वो बैठ जाओ। अब नहीं, वो सहेली खोज रही है, हम कहाँ बैठी हो। चलो जल्दी जल्दी बैठो बाबू, सीधे जाओ अपनी पीछे। लाइव से जितने लाइव सेंटर या एप्लीकेशन के लड़के हैं, जो लोग लाइव पढ़ रहे हैं, थोड़ा नया बैच रहता है ना तो एक हफ्ता तक समझाना पड़ता है इन लोग को कि बैठो बैठो बैठो। एक हफ्ता बाद सब सही हो जाता है। देखिएगा ना, एक समय ऐसा आएगा जब घुसियाएंगे और पीटना चालू करेंगे। जगह जिनको नहीं मिला नीचे बैठो, नहीं तो हॉल नंबर 3, 4, 5 में जाओ जहां मन, नहीं तो फिर जाओ घर। अब क्या करेंगे? करा कैमरा से दिखाइए, कभी दिखा देंगे बाबू, देखेगा तो पटना नहीं आएगा। सही बताते हैं, वहां से तो लोग को बहुत मन करता होगा पटना पड़ेंगे। एक बार आएगा ना, कुछ आएगा यहाँ पे ना, तब समझ में आएगा, है कि नहीं? लेकिन लड़का सब भी बहुत संघर्षशील होता है, ऊंचा ऊंचा के पढ़िए लेता है। इंडियन ज्योग्राफी बता रहे थे आप लोग को। बैठो बाबू, अब दोबारा नहीं बोलेंगे हम। बीच में सारे लोग बैठ जाओ। पीछे का प्रोजेक्टर खुल गया है, उसमें थोड़ा सा धुंधला दिख रहा था, इस वजह से आप खड़े नहीं रहिएगा। पीछे प्रोजेक्टर नहीं ना चल रहा है आज, उसका प्रोजेक्टर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए उसको खोल के ले गया बनाने के लिए। इसलिए बीच में कोई खड़ा रहेगा तो पीछे के सारे लड़कों को डिस्टरबेंस हो जाएगा आज भर, बस कल लगा देगा उसमें। इंडियन ज्योग्राफी को हम आपको बताए थे कि इस इंडियन ज्योग्राफी का कुछ हिस्सा किसमें है? मैप में है, और बाकी का हिस्सा ठीक ठाक है, बाकी आपको इसमें पढ़ना। इसमें हम 4-5 हिस्से बताए थे आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ने में। एक, भारत के उत्तर में विशाल पर्वतमाला थी, विशाल पर्वतमाला, विशाल पर्वतमाला। उसके नीचे क्या था? मैदान, मैदान था। उसके नीचे पठार, उसके बाद तटीय मैदान और द्वीप, तटीय मैदान और द्वीप। यह भौगोलिक विभाजन है भारत का, भौगोलिक विभाजन है भारत का। आप लोग को पर्वतमाला पढ़ा दिए, इसका पीडीएफ भी दे दिए। पर्वतमाला पढ़ा के उसका पीडीएफ भी दे दिए। पुराना परंपरा के हिसाब से, नए परंपरा दोनों के हिसाब से हम पढ़ा दिए। इसका 2 मिनट के लिए रिवाइज अगर करते हैं तो आप बता सकते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला को कितनी भाग में बांटते हैं? 4। कितनी भाग में? 4। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। ट्रांस हिमालय में कितनी चोटियां? 3। 4।
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजा। काराकोरम की K2 K4 का नाम क्या है? गाडविन, ऑस्टिन और गैसर ब्रूम। यहाँ 4 ग्लेशियर है। कौन कौन? सियाचिन, हिस्पर, वाल्टोरो, बियाफो। ग्लेशियर वगैरह बता दी। इसका उत्तरी विस्तार पामीर और एक साइड में लद्दाख, सॉरी वो कैलाश पर्वत। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी। इन लोग का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बृहद हिमालय जो है वो नंगा से नामचा बरवा तक जाता है। बीच में बहुत सारी चोटियां हैं। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत है। आगे देखेंगे कामेत पर्वत है। कामेत पर्वत के पास छोटी छोटी कई सारी पर्वत श्रेणियां है। उसके बाद आता है नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामचा, बरवा। ये सब तो बता ही दिए थे आप लोग को। बृहद हिमालय को महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमाद्री हिमालय के नाम से जानते हैं। ये नीचे वाला आता है मध्य हिमालय। इसे हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। ये पर्यटन के लिए अच्छा है। नैनीताल, रानीखेत, कुल्लू, मनाली, शिमला, ये पर्यटन के लिए। इसमें घास पाया जाता है जिसे मर्ग या पयाल कहा जाता है। नीचे वाला क्या होता है भैया? शिवालिक। शिवालिक का पाकिस्तान में जो विस्तार पाया गया है सुलेमान। म्यांमार में जो पाया गया आराकाम योमा पर्वत पाया गया। ये इधर थोड़ा पतला है, इधर चौड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में डापला, मीरी, मिसमी, अबीर पहाड़ी है। इसे पूर्वांचल की पहाड़ी इस साइड में कहते हैं। इसका समुद्र में धंसा हुआ भागी क्या कहलाता है? अंडमान निकोबार कहलाता है। इसे पढ़ा दिए थे आप लोग को। बृहद और देखिए ट्रांस और बृहद को अलग करता है सचर जोन। बृहद और मध्य को कहता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य और शिवालिक को ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। जबकि ऐसे नदियों से बांटेंगे तो सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग के बीच में असम। सबसे बड़ा तथा ऊंचा नेपाल हिमालय है। वर्षा ज्यादा होता है असम हिमालय में। पढ़ा दिए थे। इसमें आपका बच गया घाटी। क्या बच गया? घाटी। घाटी आपको नक्शा में पढ़ना है। थोड़ा बहुत तो घाटी बताए भी है। और आपका बच गया दर्रा। दर्रा किसमें पढ़ना है? नक्शा में। अगर आप इसको खिचड़ी कर दिए, क्या कर दिए? खिचड़ी कर दी, तो आपसे ज्योग्राफी एकदम जाएगा काम से। आपको ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगा। अब हम लोग को क्या देखना है भाई? पहला तो हिस्सा देख लिया पर्वत श्रृंखला, उसका पीडीएफ भी सबको मिल गया। अब दूसरा क्या है? मैदान। अभी समझा देते हैं, कल इसका पीडीएफ दे देंगे। मैदानी भाग ये किधर पाया जाता है? भारत के उत्तर में। मध्य में नहीं पाया जाता है। भारत के कहां पाया जाएगा? उत्तर में। इसलिए उसे उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। पर्वत भी कहां पाया गया था? उत्तर डायरेक्शन में। इसलिए उसे भी क्या कहा गया? उत्तर का विशाल पर्वतमाला। ये विशाल क्या थी? पर्वतमाला थी। यहाँ जनसंख्या भी कम होगा, पेड़ पौधे भी अलग टाइप के होंगे, जिसको वनस्पति में पढ़ना है। जनजाति भी अलग टाइप की होगी। अब हमें क्या देखना भैया? उत्तर का विशाल मैदान। तो ये मैदान चालू होता है पंजाब से, हरियाणा, आधा राजस्थान ले लेता है, आधा मध्य प्रदेश ले लेता है, झारखंड नहीं लेता है। झारखंड में मैदानी क्षेत्र नहीं है, कोयला वगैरह निकलता है। बिहार ले लेता है, बंगाल ले लिया, और ये असम वाला एरिया। ये देखिए, तो ये उत्तर में क्या उत्तराखंड में जाएगा? क्यों? हिमाचल प्रदेश पहाड़ है। तो ये उत्तर का विशाल मैदान में ये एरिया इसमें कंसीडर किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चाइना ब्रह्मपुत्र पर बांध बना रहा है। हाँ ठीक है, बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग नहीं रोक सकते। इंटरनेशनल नदी में हम लोग भी भारत में बांध बनाते हैं, जबकि वो नदियां आगे जाके कहां जाती हैं? पाकिस्तान में जाती हैं। बट हमें इंडिया में भी उन नदियों पे बांध बनाना चाहिए, क्योंकि चाइना युद्ध के समय में उसका सारा फाटक खोल देगा, तो हम लोग के यहाँ क्या आ जाएगा? बाढ़ आ जाएगा। बाढ़ आ सकता है। लेकिन 2 परमाणु संपन्न देशों में देखो भाई, आज के वक्त में जब लड़ाई होगी, तृतीय विश्व युद्ध, तो कोई भी लड़ाई हथियारों से नहीं होगी। उसमें सैनिक नहीं जाएंगे, ड्रोन हमला होगा। उसमें बायोलॉजिकल हथियार का प्रयोग ज्यादा होगा, साइबर वार होगा। आपके मिसाइल का डाटा, जैसे आपकी मिसाइल भी तो ऑनलाइन ही काम करती है ना, कि ऑफलाइन काम करता है? ऑनलाइन काम करता है। हैकिंग होगा। क्या होगा? हैकिंग। चाइना हमारा मिसाइल मान के चलिए दिल्ली में, तो हैक करके उसको घुमा दिया जाएगा बीजिंग में। मिसाइल को क्या पता कि हमको किधर जाना है? नहीं समझे? तो आजकल की वो सब लड़ाई नहीं रह गई। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। चलो, एक कह रहा है कि सर मैथ में एडमिशन नहीं हो रहा। एडमिशन चालू है बाबू दोपहर 2 बजे से, और लगभग अभी बहुत ज्यादा एडमिशन क्रॉस भी हो चुका हो। जिनको ऑनलाइन लेना है एडमिशन ले चालू करेंगे। 6 बजे से नक्शा है। अब हम लोग को स्टार्ट करना है उत्तर का विशाल मैदान। तो हम इसे रफली खींच दिए, जबकि इसमें देखिए सिक्किम उक्किम भी आ गया, गलती से हमने रफली खींचा। ये क्या चीज है? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का ये जो विशाल मैदान है, इसमें 2 चीजों का पढ़ना है। ये मैदान की बनावट कैसी है, मतलब किस किस तरह की बनावट है, कौन कौन सी नदियां बनाई है,
यही लड़का गलती करता है, मिट्टी पढ़ने लगता है। हम आपको यहाँ पढ़ेबे नहीं करेंगे, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, लाल मिट्टी नहीं पढ़ाएंगे हम आपको। यहाँ आपको मिट्टी पढ़ना ही नहीं, यहाँ आपको पहले ये पढ़ना है कि जो पहाड़ का एरिया है वहां से जब नदी निकली है, पहाड़ से जब नदी निकली है तो वो क्या क्या चीजों का निर्माण करेगी। तो उत्तर भारत जो है यहाँ पे इसका बेसिकली उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र का निर्माण कई करोड़ साल में हुआ है। और किसके थ्रू हुआ है? नदियों के थ्रू हुआ है। क्योंकि आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी बहुत पहले से नदियां थी और इसके ये नदियां बह रही थी और इधर से क्या उठ रहा था? हिमालय। इसलिए नदियां उसको क्या कर रही थी? काट दिए और वो कचरा कहीं ना कहीं ले जाएंगी और वही कचरा से क्या बना दिए? मैदान। तो इन नदियों द्वारा सबसे पहले जब पहाड़ से नीचे उतरा जाता है तो उस समय बनाया जाता है भांवर प्रदेश। क्या बनाया जाता है? भांवर प्रदेश। तो ये नदियां ऊपर पहाड़ पर है, जब नदियां पहाड़ से नीचे उतरती हैं यहाँ पर तो कंकड़ पत्थर क्या करती हैं? जमा कर देती हैं। तो ये कंकड़ पत्थर वाला एरिया क्या कहलाता है? भांवर। कंकड़ पत्थर वाला एरिया क्या कहलाएगा? भांवर। आप बताओ बाबू, भांवर प्रदेश में क्या नदियां दिखाई देंगी? नहीं दिखती हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया होता है, छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर, हर साइज के क्या रहेंगे? पत्थर रहेंगे और इन्हीं के बीच से नदियां क्या होती हैं? निकल जाती हैं। तो नदियां अदृश्य हो जाती हैं किस एरिया में? भांवर प्रदेश। भांवर प्रदेश में नदियां पूरी तरह से अदृश्य हो जाती हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। भांवर प्रदेश में नदियां क्या हो जाती हैं? अदृश्य हो जाती हैं। यहाँ पे पत्थर क्या रहते हैं? ज्यादा। ये पत्थर कहां से तोड़ के लाई है नदियां? पहाड़ी क्षेत्र। पत्थर कहां से तोड़ के लाई है? पहाड़ी क्षेत्र से ये नदियां पत्थर को तोड़ कर लाई है। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये पत्थर तोड़ के लाई है। नदियों को शक्ति जो मिलती है वो नदियों के ढाल से मिलती है। अब पहाड़ पे जो है वो ढाल ज्यादा होता है, इसलिए नदियां बड़े बड़े पत्थर को भी क्या कर देती हैं? तोड़ के चली जाती हैं और अचानक नदियां यहाँ से उतरती हैं, पत्थर को यहीं छोड़ देती हैं। इसे क्या कहते हैं? भांवर प्रदेश। और भांवर प्रदेश से जब नदियां आगे की ओर बढ़ती हैं तो यहाँ नदियां का पानी एक जगह बहुत ज्यादा मात्रा में फैल जाता है। उसके बाद वहां पे पानी बहुत देर तक इकट्ठा रहता है फैलने के बाद, और वो उचित ढाल को देखता है। क्या देखता है? ढाल देखता है। सर वर्ल्ड मैप इंडिया में पढ़ाइएगा सर, क्या बोलता है ये? वर्ल्ड मैप में इंडिया नहीं पढ़ाइएगा सर, प्लीज बोल दीजिए। क्या हिंदी मीडियम वाला भाई हिंदी लिखो ना। वर्ल्ड मैप में वर्ल्ड पढ़ाएंगे, इंडियन मैप में इंडिया पढ़ाएंगे, ठीक है? इंडिया का जब मैप पढ़ाएंगे तो इंडिया, वर्ल्ड का मैप पढ़ाएंगे तो वर्ल्ड। दोनों में एडमिशन अलग होता है, बट जो फर्स्ट बैच था एप्लीकेशन का उस पे हम दोनों बैच को एक ही फी में पढ़ाए थे, ठीक है? इसमें सब में अलग अलग रहेगा। देखो भाई, भांवर प्रदेश में क्या यहाँ नदी नहीं रहती है? दिखाई देती है? नहीं। आगे जब नदियां बढ़ती है तो यहाँ पानी का बहुत बड़ा जमाव लग जाता है। इसके बाद नदियां जो होती हैं वो अपना उचित ढाल देखती हैं कि हमें जाना है किस साइड में। उसके बाद नदी यहाँ से आगे निकल जाती है। तो जहां नदियों का पानी का जमाव लग जाता है इसे हम लोग कहते हैं तराई प्रदेश। कौन सा प्रदेश? तराई प्रदेश। एक बार क्वेश्चन पूछा था, मच्छरों का सर्वाधिक प्रकोप कहाँ देखा जाता है? तराई प्रदेश में। पूरा पानी लगा रहता है, मच्छर उन सब को रहने का आश्रय मिल जाता है। ये एरिया दलदल हो जाता है। कैसा हो जाएगा? दलदल। क्या यहाँ वनस्पति निकलती है? बहुत ज्यादा जंगल निकल जाता है। आदमी जाने का है ये नहीं, कोई आदमी वहां नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? जंगल वगैरह ज्यादा पाए जाते हैं। तराई क्षेत्र में क्या पाया जाएगा? जंगल पाए जाते हैं। लेकिन हमारे काम लायक चीजें खेती वगैरह होगी यहाँ पे नहीं होते हैं सर। यहाँ पे क्या पाया जाएगा बाबू? जंगल पाया जाएगा। तराई से जब नदियां आगे की ओर बढ़ेंगी, ये जगह बोलिए तो भांवर, आइए तराई क्षेत्र। कौन सा हो गया? तराई क्षेत्र हो गया। आगे बढ़ते हैं। तराई क्षेत्र तो समझ में आ गया आप लोग को। अब इसके बाद जो आता है ये वाला, ये नदी है, नदी के किनारे वाला क्षेत्र जहां पर बाढ़ का पानी आता है। नदी का ये वाला क्षेत्र जिसमें हम डॉटेड कर रहे हैं, यहाँ बाढ़ का पानी हमेशा आते रहता है, चढ़ जाता है। इसे हम लोग कहते हैं खादर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? खादर। खादर प्रदेश सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। खादर सबसे ज्यादा उपजाऊ होगा। और खादर के बाद वाला एरिया जो होता है, जो थोड़ी ऊंचाई पर होता है, ये वाला एरिया, ये कहलाता है बांगर प्रदेश। क्या कहलाएगा? बांगर। ये कहलाएगा बांगर। और ये कहलाएगा, ये तो बांगर हो गया सब। ब्लू वाला क्या हो गया? बांगर। और लाल वाला खादर। ये हो गया खादर प्रदेश। अच्छी मिट्टी कौन होती है? खादर। कौन सा? खादर। लेकिन दोनों मिट्टियों में पानी की अधिकता होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कांप। क्या कहेंगे? कांप। कांप मिट्टी के नाम से जानते हैं। कांप मिट्टी में कौन कौन आएगा? कौन आएगा भाई? खादर। और कौन आएगा? खादर और बांगर। कांप मिट्टी में कौन कौन? ये मिट्टी का नाम नहीं है, कैटेगरी है। जैसे आपका मिट्टी, हम इस चैप्टर में मिट्टी पढ़ा रहे हैं आपको।
एरिया बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एरिया, कि ये खादर एरिया। खादर एरिया में कोई भी मिट्टी हो सकती है, कोई भी मिट्टी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें एक ही टाइप की मिट्टी पाई जाएगी। खादर मिट्टी में हर साल मिट्टी की एक नई नई परत आकर जुड़ती रहती है, हर साल जुड़ती रहती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? नई मिट्टी, नवीन मिट्टी। और ये मिट्टी कौन ले आके जोड़ता है? जल द्वारा ले आता है। तो जल इसे उड़ाती है, इसलिए जलहोड़। इसे क्या कहते हैं? नवीन जलहोड़। क्या कहेंगे? नवीन जलहोड़। जबकि बांगर प्रदेश जो है उसमें हर साल बाढ़ नहीं आता है, 5-6 साल गैप कर करके क्या आ जाता है? बाढ़ आ जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पुरानी जलहोड़। पुरानी जलहोड़, पुरानी जलहोड़। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। ये बताइए, ये जो कांप मिट्टी है इसमें पानी की अधिकता रहती है या नहीं? कांप मिट्टी में कितनी मिट्टी आती है? कौन कौन? खादर और बांगर। खादर और नवीन जलोड़। नवीन जलोड़, पुरानी जलोड़। इसमें से आप बताइए, बिना पढ़ाए हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको अगर हम बोल देते हैं खादर और बांगर में कछारी मिट्टी किसे कहेंगे? कछारी। बहुत सा ऐसा चीज आएगा ना आपको एग्जाम में जिसे हम कभी पढ़ाए नहीं है, लेकिन आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से लगा सकते। कछारी मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें किचाइन बहुत ज्यादा होता है। किचाइन समझते? कचाइन नहीं समझता। लाइव वाले को पता है, लाइव में ना जो बिहार वगैरह वाला का होता है, यूपी बिहार वाला, वो समझता है ऐसा कछाइन मतलब। और कुछ कुछ कर्नाटक, बेंगलोर प्योर सीबीएसई वाला ऐसा, व्हाट इज दिस? कचाइन का मतलब होता है छीछा लेदर हो जाना। नहीं समझता है छीछा? छीछा लेदर भी नहीं समझा? देखो, छीछा लेदर का मतलब एकदम कांप मचा के रख देना, फिर भी नहीं समझता। कैसे समझ? मान के चलो तू लोग किचन में गया और जमीन पे अंडा फोड़ दिया, तरबूजा फोड़ दिया, सब्जी गिरा दिया, उसमें पानी गिरा दिया, दाल गिरा दिया, तो क्या हो गया? वहां पे किचाइन हो गया है। उसी को कहते हैं दूर सोचा छीछा लेदर करके रख दिया। तो उसी को क्या कहते हैं? छीछा लेदर। तो बताइए सबसे ज्यादा छीछा लेदर कौन मिट्टी करते हैं? खादर मिट्टी, यानी सर्वाधिक कचाइन मचाने वाली मिट्टी। हर जगह की मिट्टी बरसात के समय कैसी हो जाती है? किचाइन मचा देती है। उसी को कहते हैं कछारी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कछारी मिट्टी। कछारी प्रदेश हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत? तो नवीन जलोढ़ यानी खादर मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी। लेकिन बरसात के समय, जिस समय बाढ़ के वक्त में, जिस वर्ष बाढ़ भयानक आ जाता है तो पानी ठेल देगा कहां तक? ठेल देने का मतलब सोचते हैं? चाप के चढ़ा दिया वहां तो पानी कहां तक ठेल देगा? बांगर। तब यहाँ का भी मिट्टी कैसा हो जाएगा? कछारी। लेकिन हर साल क्या कछारी रहेगा? तो इसका परमानेंट नाम तो कछारी होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर खादर में हर साल कछारी रहेगा। हर साल क्या होगा? कछारी। स्पेशली अगर आपके गांव, आपके जिला या आपके गांव से नदी गुजरती है तो आपकी मिट्टी कौन सी हो जाती है? कछारी। कछारी मिट्टी में कीचड़ की अधिकता होती है। कीचड़ की क्या होती है? अधिकता होती है। कांप मिट्टी किसे कहेंगे? दोनों को। कांप मिट्टी, इसे हम जलोढ़ भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जलोढ़। कांप या जलोढ़ में कितनी मिट्टियां? दो। खादर और नई मिट्टी खाद, पुरानी मिट्टी बांगर। कछारी मिट्टी, ये हम आपको मिट्टियों की कैटेगरी नहीं बता रहे, एरिया बता रहे हैं कि खादर वह एरिया होता है जहां नदियां गुजरती हैं और किचाइन मचाई हुई रहती। उसमें काली मिट्टी होगी कि जलोढ़ मिट्टी होगी कि लाल मिट्टी होगी, ये मिट्टी चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी हम एरिया बता रहे हैं। समझ में क्या? जैसे क्लासरूम एक कैटेगरी का नाम है, एक एरिया का नाम है। क्लासरूम में भीड़ होता है। अब भाई मैथ के टीचर में भी भीड़ हो सकता है, जीएस में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। होता है कि नहीं होता है? सारे जगह आप लोग ना कहीं तो सब चीज पढ़ते ही होंगे। हर जगह आपको ऐसा भीड़ भाड़ रहेगा। तो उसी तरह से कांप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी एक मिट्टी की क्या है? कैटेगरी। इसमें दो टाइप में बांट दिए। आगे बढ़ जाए। ऐसी ही मिट्टी हर जगह रहती है, लेकिन जब नदियां जाती हैं समुद्र में मिलने के लिए, कहां जाएगी भाई? समुद्र में मिलने के लिए। तो नदियों की स्पीड एकदम क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। और घटने के बाद यहाँ पर ना बहुत सारा मिट्टी जमा कर देती है, बहुत सारा मिट्टी जमा कर दे, जिसे हम लोग कहते हैं डेल्टा। क्या कहेंगे? डेल्टा। डेल्टा भी एक मिट्टी है
और यह जल द्वारा लाकर उड़ाई गई ही मिट्टी होती है। यह सबसे उपजाऊ जगह कौन हो जाता है? डेल्टा। सबसे उपजाऊ कौन होता है? डेल्टा। पूरा रास्ता भर जितना बकोटी है सब उठा के कहां फेंकेगी? डेल्टा में फेंकेगी। तो नदियों द्वारा अपने रास्ते में कहां किस टाइप का मैदान बनाया जाएगा? आपको पहला आइडिया लगा कि भाई किस किस कैटेगरी में बनेगा? भांवर में किसकी अधिकता है? पत्थर में। तराई में कीचड़ ज्यादा रहता है, दलदल। तराई में क्या हो जाता है? दलदल। मानव के लिए सबसे अच्छा, ऐसे बोलिए, कांप या जलोढ़। मानव के लिए सबसे अच्छा कांप या जलोढ़। कांप या जलोढ़ की कितनी कैटेगरी? इन कौन कौन कैटेगरी? खादर और बांग। इसमें अच्छा कौन? खादर। खादर को कौन? जलोढ़, नवीन जलोढ़। इसका दूसरा नाम कछारी, दूसरा नाम कछारी। पुरानी जलोढ़ किसे कहते हैं? बांगर को कहते हैं। आगे बढ़े। नदियां जब समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो अपने कचरा को जमा करके इधर उधर से क्या हो जाती है? निकल जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? डेल्टा। क्या कहेंगे? डेल्टा। तो ये हो गया। अब तो और मिट्टी की कैटेगरी होती है। एक होता है रेह। क्या हो गया? रेह। रेह क्या होता है? हम लोग अब ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने के लिए पानी बहुत मात्रा में खेत में डालते हैं। पानी क्या करते हैं? खेत में बहुत मात्रा में डाल देते हैं। आप कभी किसी प्ले ग्राउंड, मतलब किसी कॉलेज वगैरह का ग्राउंड देखे होंगे जहां घास ज्यादा मात्रा में रहता है? देखे होंगे। गांव वगैरह में तो खेत ज्यादा हो जाता है, घास कम रहता है। जितना जगह मिला सब कोड़ के खेत में बता दिया, यूटिलाइज कर जाते हैं। जबकि आप स्कूल कॉलेज में देखे होंगे, ये कौन परेशान है भाई? विवेक कुमार, इंडियन मैप में एडमिशन नहीं हो रहा है, भर गया होगा सर्वर, नहीं हो पाता है बबुआ। पता नहीं बाकी टीचर लोग का कैसे हो जाता है, हमरे में क्या हो जाता है? हम भर जाता है तुरंत। बड़ा कितना करते हैं वो सब चीज का एगो तो सीमा होता है ना। अमेजोन का ही सर्वर है मेरा। अरे यार 12 लाख कैपेसिटी, अब कितना बढ़ लिया जाएगा? चलो देखो ध्यान से, कॉलेज वगैरह देखें आप लोग ना, ग्राउंड वगैरह, उसमें देखिएगा बरसात के दिन में जब बारिश होता होगा ना तो प्लेग्राउंड में पानी लग जाता होगा। पानी लगने के बाद 10-15 दिन उसमें पानी अगर रहेगा तो 10-15 दिन पानी लगने के बाद जब पानी सूखेगा तो घास के ऊपर देखिएगा, जब पूरी तरह सूख जाएगा तो भूसा जो होता है ना, गाय भैंस खाती है, वो इसे भूसा भूसा टाइप की कुछ परत लग जाती है ऊपर। क्या है? देखो, जब घास सूखा रहता है ना तो घास के जड़ों में जितनी गंदगी है, धूल मिट्टी है, छोटे छोटे पत्ती वगैरह के टुकड़े घास के नीचे रहते हैं। जब पानी बरसता है, पानी लग जाता है तो ये फूल के कहां आ जाते हैं? ऊपर। अब पानी सूख जाता है तो ऊपर टनटना के रह जाते हैं। समझ में गया कि नहीं? तो ऊपर एक परत जम जाती है। बस वैसे ही होता है खेतों में भी। बहुत ज्यादा जब पानी उनी डाल दिया जाता है तो जितने भी अगल बगल के मिट्टी वगैरह है उससे नमक की मात्रा ऊपर की ओर बिछ जाती है। जो दिखेगा तो नहीं नमक की तरह, लेकिन एक परत लग जाती है। जमीन पे सबसे ज्यादा मात्रा में नमक पाया जाता है। आप कहीं पे भी देखिएगा, जो नीचे जमीन है ना उसको चाट के देखिए, नमकीन लगेगा। आप अपना त्वचा चाट के देखेंगे कैसा लगेगा? नमकीन। भैंस वगैरह को चाट के देखिए कैसा लगेगा? कुछ भी देखेंगे उसमें नमक की मात्रा क्या होती है? ज्यादा, लेकिन वो दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। उसी तरह जब खेत में पानी ज्यादा डालते हैं, यूरिया, पोटाश, डीडीटी उर्वरक ज्यादा जाते हैं तो नमकीन पानी की एक परत, नमकीन पानी की परत मिट्टी के ऊपर क्या हो जाती है? जम जाती है। जो क्या नमक की तरह सफेद सफेद दिखाई देगा? नहीं। लेकिन अगर ऊपर से मिट्टी को ऐसे धूरा बटोरिएगा, धूरा समझते हैं? तो झाड़ू लेके ऐसे धूरा बटोरिएगा मिट्टी का, केवल ऊपर का हिस्सा आना चाहिए, धूरा बटोरिएगा और उसको लैब में ले जाके चेक कीजिएगा तो उसमें सोडियम यानी नमक की मात्रा ज्यादा रह जाती है। ये बहुत खराब चीज हो जाता है। किसी चीज की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाना गड़बड़ हो जाता है, गर्दा कोई धूरा कहते हैं। तो जब कभी मिट्टी में हम उर्वरक का प्रयोग ज्यादा करते हैं तो वो उर्वरक कहां घुस जाता है? जमीन के अंदर। और उसी लगले लगले उसमें क्या डाल देते हैं? पानी। तो उसमें जो जमीन में घुलने लगता तो घुल गया, और जो पानी के साथ ऊपर तैर रहा था तैरने लगा, पानी सड़क से सूख गया और ऊपर एक परत, हल्की परत जम जाती है जो आंख से नहीं दिखती है। आंख से नहीं दिख, आपको क्या लगेगा? तो मिट्टी की तरह दिखेगा। अभी सोच रही है लड़की से कि खेत में नहीं दिखता है, खेत दिखाई देगा। एडवांस से सोच लेती है, खेत नहीं दिखता, खेत दिखाई देगा लेकिन ऊपर की परत नहीं दिख। हल्का सा धूरा बटोर के ले जाएंगे, चेक करा दे तो उसमें किसकी मात्रा रहेगी? सोडियम यानी नमक। ऐसी मिट्टी खेती के लिए उतनी अच्छी नहीं मानी। उसी को क्या कहते हैं? रेह।
इसको और क्या नाम है? कल्लर। क्या कहते हैं? कल्लर। रेह या कल्लर, रेह कहेंगे या कल्लर कहेंगे, किसी को कोई दिक्कत? ये वहीं ज्यादा होगा जहां सिंचाई और उर्वरक का प्रयोग ज्यादा होता है। भारत के वो 2 राज्य बताइए जहां सिंचाई और उर्वरक का प्रयोग ज्यादा होता है। पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा। भाई पंजाब की लड़कियां जो होती है ना ट्रैक्टर चला लेती हैं, और बेहतरीन, अब बूढ़ी बूढ़ी औरत सब चला लेती है वहां पे। अब बिहार की लड़की, यूपी के यहाँ पे बहुत कम चला। अरे हम लोग के यहाँ की लड़की तो ईंटा नहीं चला पाती है, ईंटा देखे तो ट्रैक्टर को अजबे चलाती है, सर लगता है अपने उलट जाएगी। वो कौन सी ट्रैक्टर चलाता है, ज्यादा नहीं चलाते। जबकि पंजाब हरियाणा में देखेंगे तो बहुत बलिष्ठ होती है। यहाँ के 3-3 गो महिला को एगो संभाल लेगी सब लड़ाई झगड़ा में। यूपी बिहार की महिला मुहे मुही ज्यादा लड़ती है सब, थोड़ा कीड़ा पड़ते रे जो। अरे यहाँ की महिलाओं की लड़ाई मेनली ब्लूटूथ से होता है। और वो गरियाएगी तो उसको नहीं गरियाएगी, वो के पति को गरियाएगी। अच्छा, बहुत महिला यहाँ पे। उधर पंजाब हरियाणा में बहुत जबरदस्त होता है, तो वहां खेती वगैरह ज्यादा होता है। और इवन की बाकी पंजाब और हरियाणा को छोड़ दीजिएगा तो सरकार ने किसानों को ना पता है क्या बताने, पागल समझ आती है। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, ये केवल पंजाब और हरियाणा के किसान ले पाते हैं। मतलब उनके गेहूं का ना एक मिनिमम प्राइस फिक्स है, और हमारे यहाँ कोई फिक्स नहीं है। साहूकार 14 रुपया ले जा सकता है, 18 रुपया भी ले जाता है, 16 रुपया भी ले जा सकता है, ले जाता है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान, एमएसपी सरकार ने फिक्स कर दिया है कि 18 रुपया किलो हम क्या खरीदेंगे, गेहूं। तो वो मंडी में ले जाकर कितना में बेचना होगा, 18 रुपया, और कोई उस एमएसपी से नीचे खरीद नहीं सकता है। जबकि बिहार यूपी में 14 रुपया भी मजबूरी में किसान अपना गेहूं बेचता है। आप में किसान हैं आप लोग? कितना रुपया बेचे हैं? 12 रुपया। इसको तो और ठग दिया। अरे भाई, अरे 12, 14, 15, 16 जो भी 1-2 रुपया का अंतर होता है। लेकिन वहां पर क्या होता है? ये बेवकूफ कहीं, ये क्या बोलता है कि सर उधर की महिलाएं खेती कर देती है, हम लोग की महिलाएं बहुत अच्छा गोबर शांति है। क्या बोल रहा है रे तू? यादव जी, आप महिलाओं की बुराई नहीं कीजिए। यादव जी देखे होंगे गाय भैंस घरे अच्छा होगा। चलो ध्यान दो। तो पंजाब और हरियाणा के किसान जो है वो अपने खेत में उर्वरक ज्यादा डालता है, खेती के लिए पानी वगैरह ज्यादा डालता है, और फसल जबरदस्त उगाता है। और किस पर बेचता है? एमएसपी पर। आप पंजाब और हरियाणा में जो सरकार ने एमएसपी फिक्स कर दिया, शुरुआत में गेहूं बोने से पहले फिक्स कर देता। अभी कितना रुपया एमएसपी? 18 है सर, जो भी है 18 रुपया से नीचे आप खरीद ही नहीं सकते। इसीलिए वो विद्रोह कर रहा है सब ना, कि जो मंडी खत्म होगी तो एमएसपी अपने से खत्म हो जाएगा, तो हम भी यूपी बिहार के किसान की तरह हो जाएंगे। और यूपी बिहार के किसान को पता नहीं चल रहा है विद्रोह कौन सी के लिए हो रहा है, एमएसपी क्या होता है। अजब हाल है, आंख के आनर काज पता कि नयन सुख कौन सी होता है, नहीं समझे। यहाँ के किसानों को तो नपुंसक बना दिया सबने, कड़ी मेहनत करके बर्बाद कर दिया था किसान। कोई अपने बच्चे को कहेगा यूपी बिहार का आदमी कि मेरा बेटा किसान बनेगा? अरे जिंदगी भर मर जाएगा खेत में, तो ये बढ़िया घर ना बनवा पाएगा। और उन सब का एमएसपी मिलता है, फॉर्च्यूनर पे घूमता है। क्या बिहार यूपी की महिलाएं ट्रैक्टर नहीं चला पाती हैं? रहेगा ट्रैक्टर तब तो महिलाओं के घरे रॉकेट छोड़ दीजिए ना, अगले दिन अंतरिक्ष में मिलेगी। रेह या कलर का जो जगह होता है वो उपजाऊ होता है कि नहीं होता है? बहुत ज्यादा प्रयोग कर देने से ऊपर क्या हो जाता है, एक अलग से परत जम जाती है। इसका आप प्रयोग देखिए, किसी चीज में रेह या कलर जम जाता है। जो व्यक्ति या जो पुरुष बहुत सेविंग करता होगा ना, दाढ़ी डेली बनाओ, ये एकदम चिकना दिखे, उसका हरा हरा एक परत जम जाता होगा, देखिएगा अजबे उसका दाढ़ी हो जाता है। महिला में जो डेली मेकअप करेगी ना, डेली अजबे उसका चेहरा हो जाता है। क्या हो जाता है? रेह या कलर अजबे उसका लगता है कि नहीं पुट्टी मारा हुआ है। शुरुआत के 1 से 2 साल तक खूब भभकेगा,
उसके बाद ऐसा चौपट होगा कि लग जाएगा कि भैया बहुत मेहनत किया गया है। तो जब बहुत ज्यादा ऐसा कर देते तो उसे क्या कहते हैं, रे यार अच्छा होता है क्या ये? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मिट्टियों की कैटेगरी समझ गए, 1 2 3 4 5 6 समझ में आ गया? पूछेंगे बता देंगे। नदियां गायब हो जाती हैं किसमें? भावर। नदियां पहली बार दिखती हैं तो मच्छर के लिए, जंगल वगैरह के लिए, तराई क्षेत्र था, जंगल वहीं पे ज्यादा पाए जाते हैं। कांप मिट्टी कितने टाइप की? कौन कौन? खादर और हर साल बाढ़ आएगा किसमें? और खादर को क्या कहते हैं? नवीन जल। कौन जलो? नवीन। बांगर को? डेल्टा उपजाऊ होता है या नहीं? डेल्टा बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है। आगे अब देखते हैं। नदियों ने भी कुछ मैदान का निर्माण कर रखा है। नदियों ने क्या कर रखा है? कुछ मैदान का निर्माण कर रखा है। दो नदियों के बीच जो मैदान बनते हैं उसे हम दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। हल्ला नहीं करो लोग, किसको कौन दिक्कत हो गया? और एडजस्ट कर लो, ऊपर आवाज चला जाता है ना लाइव में, आप लोग समझते नहीं है। आगे बैठ के बोला नहीं कीजिए, दिक्कत होगा तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। कौन मर 4 घंटा का क्लास चलता है। इंडिया में मेनली जो मैदान बनाया गया है 3 नदियों द्वारा, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। आप कहेंगे तो गंडक कहाँ गया, कोसी कहाँ गया, घाघरा कहाँ गया, यमुना कहाँ? ये सब सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, जाके दूसरे में मिल जाती है। तो सहायक लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब। दो नदियों का बीच का क्षेत्र 3 प्रमुख नदी तंत्र। नदी तंत्र किसे कहते हैं? जैसे देखिए, आप लोग इतने ज्यादा विद्यार्थी हैं लेकिन आप तंत्र के हिस्सा है खान जीएस के। आप किस तंत्र के हिस्सा है? आपकी काउंटिंग होगी क्या? नहीं, एक एक पर्टिकुलर नहीं होगी, सीधे किस में आ जाएंगे? खान जीएस में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसी तरह एक नदी तंत्र में बहुत सारी नदियां मिलती है। जैसे गंगा में यमुना मिलती है, तो यमुना किस तंत्र का हिस्सा है? गंगा। कोसी भी गंगा में मिल जाती है, किसका हिस्सा है? सरयू भी गंगा में मिली, गंगा तंत्र। तो नदी तंत्र में एक नदी या बहुत सारी नदियां, तो नदी तंत्र का नाम किस आधार पर रखा जाएगा? जो बहुत सारी नदियों में सबसे बड़ी है। तो गंगा में जितना भी देंगे सबसे मुख्य नदी कौन सी हो जाएगी? गंगा। कौन हो जाएगी? गंगा। तो ऐसे 3 प्रमुख नदियां हैं जिनके द्वारा क्या किया गया है? मैदानों का निर्माण किया गया है। एक इस साइड जो जाती है उसका नाम क्या है? सिंधु। ये वाली का नाम गंगा, और ये वाली का नाम ब्रह्मपुत्र। कौन सा? ब्रह्मपुत्र। तो चाइना वाले साइड में मिटा देते हैं, यहाँ से हमको चाइना में तो पढ़ना नहीं, चीन का ज्योग्राफी थोड़े पढ़ना है। तो ये कौन सा तंत्र है? ब्रह्मपुत्र तंत्र। बताइए, ब्रह्मपुत्र तंत्र में कौन सा राज्य आएगा? ब्रह्मपुत्र तंत्र में मुख्य रूप से तो उत्तर के विशाल मैदान को, किसको? उत्तर के विशाल मैदान को अगर ज्योग्राफिकली पढ़ेंगे तो उसमें भावर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, बांगर प्रदेश, डेल्टाई प्रदेश, रेह या कल्लर। लेकिन अगर इसका प्रादेशिक विभाजन पढ़िएगा प्रदेश प्रदेश हिसाब से, तो किस आधार पर पढ़ना पड़ेगा? नदियों के आधार। आप याद कीजिए, हिमालय का भी प्रादेशिक विभाजन नदियों के कटाई के आधार पर ही किए थे कि नहीं किए थे? तो ये तंत्र कौन सा हो गया? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान किसका है? ब्रह्मपुत्र ने। ये भी उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है, जो मुख्य रूप से किस राज्य में? असम में। किसमें है? असम में। किसमें? असम। ये कौन सी नदी का हिस्सा है? गंगा का हिस्सा है। कौन सा मैदान है? गंगा का मैदान। कौन मैदान? गंगा का मैदान। और ये सिंधु नदी का मैदान। कौन नदी का मैदान? सिंधु। एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं। पहले हम सिंधु से ही स्टार्ट करते हैं, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है सिंधु नदी वाला मैदान। कौन सा मैदान? सिंधु नदी। सिंधु की बड़ी सारी सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। 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 कितनी नदियां मुख्य रूप से? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। तो इसमें हम झेलम नदी को मिला दे। कौन से मिला दे? झेलम नदी। तो ये डेल्टा, ये एक दोआब बनेगा कि नहीं बनेगा? दो नदियों के बीच का ये क्षेत्र बन गया कि नहीं बन गया? तो एक ये दोआब बन गया कि नहीं बन गया? वहीं अगर आप देखेंगे इसमें अगर हम किसको मिला दे? चिनाब को, तो इन दोनों के बीच में एगो बन गया। नीचे में है आपकी सतलज, रावी नदी। नीचे में कौन नदी है? रावी नदी। रावी जाके किसमें मिल जाती है? चिनाब में। तो यहाँ पे भी एक दोआब बन गया। एक इसी में
बहुत सारी, नक्शे इतना छोटा है कि हम इसमें कितना को बनाए, इसको बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा कर देते हैं क्योंकि ताकि सारा अट जाए सब, समझे? आपको कोई दिक्कत नहीं है, छोटा कर देंगे, छोटा नहीं जूम कर दे, बस उसी एरिया को फोकस करते हैं। हम पंजाब वाला एरिया ले लेते हैं मेनली। अब इसमें बड़ा हो गया, आपको इजीली समझ में आएगा। बोलिए, ये सिंधु, ये झेलम, सिंधु और झेलम, इसके बीच का जो मैदान आता है इसे कहते हैं सिंधु सागर मैदान। क्या कहेंगे? सिंधु सागर मैदान, सिंधु सागर मैदान, सिंधु सागर मैदान। सिंधु सागर मैदान ये भी उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है, लेकिन बहुत छोटा मोटा हिस्सा है। ये कश्मीर में पड़ जाता है तो आधा तो पहाड़े लेके चल जाता है, तनी मनी होता है तो वहां जाफरान की खेती, केसर की खेती, सेब की खेती, अखरोट वगैरह की क्या होती है, खेती होती है। समझ आ गया कि नहीं? अब जाफरान होता क्या जी? कुछ फल उल टाइप का मसाला होता है। अरे कुछ होता हो गया। बचपन में लड़का को अगर बहुत ज्यादा खांसी उसी हो जाता है तो जाफरान रगड़ के खिलाए, हाँ, उसको खांसी हो जाता है। अच्छा, वो जायफर होता है। ओहो, गलती से हम जाफरान बोल दिए। चलो देखो यहाँ पर ये नदी कौन सी है? झेलम। इसके बीच का मैदान क्या कहलाएगा? सिंधु सागर मैदान। कौन सा? सिंधु सागर मैदान, सिंधु सागर मैदान। सिंधु सागर मैदान किस मैदान का हिस्सा है? उत्तर के विशाल मैदान का। बबुआ देखो, तुम लोग कंफ्यूजियाना मत, गड़बड़ा जाएगा। हम पढ़ा रहे हैं आपको इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हम आपको पर्वत, विशाल पर्वतमाला बता दिए हैं, नीचे उतरे हैं मैदानी क्षेत्र, इसकी कैटेगरी भावर, खादर, डेल्टाई, रेह, कल्लर, ये सब बता दिया। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है उस हिसाब से कितनी नदियों में बांटे हैं? 3। कौन कौन नदियां? इन पूरे मैदान को कितने भाग, कितनी नदियों में? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो बताइए, सिंधु और झेलम के बीच में, हाँ, सिंधु सागर का मैदान। यहां से जाती है चिनाब नदी। कौन सी नदी बाबू? चिनाब। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। तो ये हो गया कौन सी नदी भैया? ये तो झेलम है, ये सिर्फ और चिनाब है। तो इसे हम लोग कहते हैं चाझ दोआब। कौन सा दोआब? चाझ। च से चिनाब, झ से झेलम। याद रखने का झमेले नहीं है। चिनाब और झेलम के बीच, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो आब। देखिए, फारसी भाषा में नदी को आब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आब। उर्दू में भी आब, अरबी में भी आब। सबसे, मुसलमानों में सबसे पवित्र पानी, जैसे हिंदू धर्म में गंगा सबसे प्रमुख है, मुसलमानों में आबे जमजम सबसे पवित्र है। वो हज करने जाता है, लोग जमजम का पानी ले आता है, आबे जमजम। जैसे हिंदू धर्म में कोई आखिरी सांस ले रहा है तो क्या पिलाया जाता है? गंगा जल पियो भाई, जाओ काम से, सब अपना। वैसे मुसलमान मरता है तो क्या पिलाते हैं? आबे जमजम। अरे भाई, आबे जमजम भी पानी है, गंगा भी पानी है कि नहीं? दोनों में पानी है। तो ये कौन सा दोआब बाबू? चाझ दोआब। च से चिनाब और झ से झेलम। और सिंधु सागर दोआब, झेलम और सिंधु और झेलम। ये नदी बोलिए, सिंधु, झेलम, चिनाब। अब इसमें क्या जाएगा? रावी। कौन आएगा? रावी। रावी इसी में जाके मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? तो इसे कहते हैं रचना दोआब। कौन सा? रचना। देखिए, र से रावी और च से चिनाब, च से चिनाब। इसमें क्या दिमाग लगाना है? कोई दिमाग लगाना है? संधि विक्षेप करके मिलाते रहिए। नहीं समझ में आ गया? जैसे द्वंद्व संधि बोलते हैं ना, इसे माता पिता, भाई बहन, हाँ, उसी को बीचवा में ऐसे माइनस साइन लगा देता है, इसको द्वंद्व समाज बोला जाता है। चलिए, चाझ दोआब में कौन कौन? चिनाब, झेलम। रचना दोआब, हाँ, रावी और चिनाब। सतलज नदी आती है बाहर से। कहाँ आती है? सतलज नदी। और यहीं से आके इसी में एक और मिल जाती है नदी, का नाम है आपका ब्यास नदी। बीच में ये आके मिलती है ब्यास। अब ससुरा ब्यास दोनों में जाएगा। ब्यास रावी वाले के बीच में भी बना देगा और ब्यास सतलज वाले बीच में भी बना देगा। तो ये नीचे वाली नदी बोलिए तो सतलज, नीचे वाली सतलज, नीचे वाली ये वाली ब्यास। कौन है? ब्यास। ये लाल वाली रावी, ये चिनाब, ये झेलम। ये झेलम, ये कौन सी नदी? झेलम,
चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सीक्वेंस में पहले क्या आ जाता है? ब्यास। ये बोलिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ब्यास और सतलज। तो देखिए, रावी नदी और ब्यास नदी के बीच का जो मैदान है उसे हम लोग कहते हैं बारी। क्या कहते हैं? बारी। गलत बोलते हैं क्या? ब से ब्यास, री से रावी, तो क्या बोल देते हैं? बारी। क्या कह देते हैं? बारी। कौन दोआब? बारी। कौन सा दोआब? बारी दोआब। अब यहाँ देखिए, ये ब्यास है और ये सतलज है, इसे कहते हैं बिस्त दोआब। कौन सा दोआब? बिस्त। बी से ब्यास, सत से सतलज, तो कौन सा दोआब? बिस्त दोआब। कौन सा दोआब? ये हरियाणा, इसे कहते हैं भिवानी। क्या कहते हैं? भिवानी। कौन सा रहेगा? भिवानी। और इसके नीचे राजस्थान वाला मालवा। क्या कहलाता है? मालवा। क्या कहलाएगा? माल। तो राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में बताइए तो सिंधु सागर दोआब किन दो नदियों के बीच? कौन कौन? सिंधु झेलम के बीच में सिंधु सागर दोआब। झेलम और चिनाब के बीच में छाछ। झेलम और चिनाब के बीच में छाछ। चिनाब और रावी के बीच में रचना। कौन सा? रचना। रचना समझ में क्या कि नहीं? क्या देखो, सीरियल था सपने सुहाने लड़प्पन के, उसमें वो रचना रहती है, कोई सी याद रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ध्यान देखो, सीरियल नहीं देखो, हमें गुंजन भी रहती है। हाँ, बहुत सीरियल उरियल आते रहता है, महिला सब वह सब देखवे करती है। बताओ, बारी दोआब कौन कौन नदियों के बीच में? आप एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। पढ़िए यहाँ पे, देखो ये एरिया किस नदी द्वारा बनाया गया? सिंधु। काम खत्म। सिंधु की सहायक नदी यानी सिंधु नदी तंत्र द्वारा, सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है कि सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी या सिंधु नदी तंत्र? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र। बताइए तो बबुआ, हरियाणा में भिवानी, राजस्थान में मालवा। राजस्थान और यूपी का एरिया मिलाएंगे तब क्या बनेगा? मालवा। ये जगह भिवानी। सिंधु सागर दोआब, सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम। बताइए, छाछ दोआब, चिनाब और झेलम। रचना दोआब, रावी और चिनाब। केवल दुइये को नदी का याद रखना है, दुइये को नदी से दोआब बनेगा। नाम में भले 3 अक्षर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, बारी दोआब, ब्यास और रावी। बिस्त दोआब, ब्यास और सतलज। सिंधु सागर दोआब, सिंधु और झेलम। सिंधु और झेलम। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान बनावट के आधार पे तो पहले ही पढ़ा दिया, हाँ? और एरिया के हिसाब हम उसे नदियों के दोआब से भी क्या कर दिए? बांट दिए। ये बीच वाला कौन एरिया आएगा? गंगा का मैदान। कौन मैदान? गंगा का मैदान। तो बबुआ, ये कौन मैदान है? गंगा का। कहां से शुरू होगा? यूपी से। कहां तक जाएगा? बंगाल तक। यूपी से बंगाल तक। यूपी से, इसका यूपी का वह भाग जो यूपी के पश्चिमी भाग में है, यूपी के पश्चिमी भाग, वो तनिसा ऊपर है, तभी ना नदियां डगर के चलाती है। अरे ऊपर नहीं रहेगा तो डगरेगी कोने से? तो ऊपर होने के वजह से ऊपरी गंगा का मैदान। कौन सा? ऊपरी गंगा का मैदान। ये उससे तनिसा ई वाला डाउन है, तो जो डाउन है ना, उसमें आधा यूपी आधा बिहार, और बिहार का इधर वाला और लगले लगले पूरा बंगाल वाला इतनी ज्यादा ही डाउन है। ये तनी मीडियम है और ये एकदम में ऊंचा है। तो भाई ऐसा ही ना रहेगा, तो इधर वाला ज्यादा ऊंचा, इधर वाला कम ऊंचा, बीच वाला मध्य में, तो इसे कहेंगे ऊपरी गंगा। कौन गंगा? ऊपरी गंगा। इसे कहेंगे मध्य गंगा, इसे कहेंगे निचली गंगा। कौन गंगा? नीचे। ऊपरी गंगा में उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग, मध्य गंगा में उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और बिहार का पश्चिमी भाग, और निचली गंगा में बिहार का पूर्वी भाग, बिहार का पूर्वी भाग जो कोसी से प्रभावित है, बिहार का पूर्वी भाग, और पूरा का पूरा बंगाल, पूरा का पूरा बंगाल। तो गंगा का मैदान कितनी भाग में? गंगा का मैदान कितनी भाग में?
ऊपरी गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश के, इसे रुहेलखंड भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? रुहेलखंड। क्या बोला जाता है? रुहेल। बताइए, गंगा का ऊपरी भाग को दूसरा नाम रुहेल। निचली गंगा किस राज्य में? बंगाल। मेनली बंगाल। मेनली कहां पाई जाएगी? याद रहेगा आप लोग को? किसी को दिक्कत? अब गंगा ये सारा, ये नीचे वाला ये जो एरिया देखिए, ये नीचे जो एरिया देख रहे हैं ना, ये कहलाता है बघेलखंड और बुंदेलखंड। बघेलखंड और बुंदेलखंड। तो ये पठारी एरिया आ जाता है। तो इसको आपको पठार में पढ़ाएंगे। किसमें पढ़ाएंगे? पठार। वो तो रफली नक्शा खींचे थे तो मध्य प्रदेश भी ज्यादा खींचा गया था। समझ रहे हैं ना? तो होशियार है जी आप लोग। समझ गया? गंगा के मैदान को कितनी भाग में, कितने भाग में? कौन कौन? ऊपरी गंगा, पिछली गंगा, निचली गंगा। इतना बोल बोल के याद करिएगा पश्चिमी, तो दिमाग चटा जाएगा। इसे देख लीजिए ना एक बार। ओहो, ऊपरी गंगा, बिचली गंगा, निचली गंगा, हो गया। ऊपरी गंगा में यूपी का पश्चिम, बिचली गंगा में यूपी का पूर्वी, बिहार का पश्चिमी, अब निचली गंगा में बिहार का पूर्वी, अब पूरा बंगाल। कौन मैदान बच गया? ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये तो पढ़ाइए दिए। मुख्य रूप से इसमें कौन आता है? असम। ब्रह्मपुत्र के मैदान में मुख्य रूप से कौन आता है? ब्रह्मपुत्र के मैदान में मुख्य रूप से असम आ जाता है। इसका ढाल बहुत ही कम है, इसका ढाल ज्यादा नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के करीबे में आ गया। इतनी सा ये ढाल कम है, इसलिए यहाँ से उसका बाढ़ भयानक आ जाता है। बाढ़ क्या आ जाता है? भयानक। यही न था उत्तर का विशाल मैदान। इसमें हम आपको मिट्टी पढ़ाए हैं? नहीं, पढ़ेबो नहीं करेंगे अभी मिट्टी, वरना कंफ्यूज आ जाएंगे। अभी जगह देख लेना बबुआ, जगह देख ले, फिर तो मिट्टी लाल पीला हरा खूब करेंगे लोग मिट्टी। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? बताएंगे। रेह या कल्लर तो कहीं भी पाया जा सकता है। भावर प्रदेश कहीं भी पाया जा सकता है जहां से नदियां का उद्गम मिलेगा। जहां भी पानी लग गया वहां तराई पाया जा सकता है। हाँ, वहां जहां खेती में यूरिया पोटास पानी ज्यादा डाले, रेह या कल्लर, वहीं मिल जाएगा। तो वो तो कॉमन चीज था। वो क्या था? कॉमन चीज थी। तो जो सब में होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? टाइम देते हैं आपको 2 मिनट, सोच के बताइए। ये दोआब वगैरह याद रहेगा कि नहीं रहे? दोआबों का निर्माण गंगा के एरिया में ज्यादा होता है या सिंधु के एरिया? मालवा का मैदान किन 2 राज्यों में? मध्य प्रदेश और राजस्थान। मध्य प्रदेश और भिवानी का मैदान, हाँ, हरियाणा। अब पंजाब में तो खूबे दोआब है। तो 5-5 गो नदियां हैं। आब मने नदी, अब पंज मने 5 नदियों का क्षेत्र पंजाब। कौन सा क्षेत्र? पंजाब। चलिए रिवाइज कीजिए। हम 5 मिनट समय, 2 मिनट समय देते हैं, फिर पूछेंगे आप। 2 मिनट समय देते हैं। सब लोग लाइव जितना लोग पढ़ रहे हैं सब लोग पीडीएफ कल दे देंगे। अरे दिमाग में पीडीएफ छापना बबुआ। ये बताओ बबुआ, अगर मेरे पास भी पीडीएफ रहता तो हम आपको देने में क्या जाता था? सोचा हमारी सबसे बड़ी खराबी दिमाग में पीडीएफ डाल दो। आप भी पीडीएफ को दिमाग में रखिए, दे ही देंगे आपको पीडीएफ। जल्दी जल्दी 2 मिनट का समय दिए आपको। अब हुमच के मारेंगे अब और नहीं सुनाएगा लोग। हो गया? पूछे? बताइए तो इसको हटा देते पहले। सिंधु सागर का मैदान किन 2 नदियों के बीच? सिंधु और रचना दोआब। रावी और शाज दोआब। भिवानी का मैदान, हाँ, मालवा का मैदान,
हाँ, सिंधु सागर दोआब, हाँ, सिंधु और तो सिंधु उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसे क्षेत्रीय बांटेंगे तो कितनी नदियों के आधार, नदी या नदी तंत्र, इधर वाला कौन सा था, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में 5 को दोआब याद रखना है, सिंधु सागर दोआब, छाछ दोआब, रचना दोआब, बारी दोआब, बिस्त दोआब। उसके नीचे 2 मैदान, भिवानी का मैदान और मालवा का मैदान, 7 को ही खत्म। गंगा का मैदान जब देखते हैं तो गंगा का मैदान कितने भाग में, कौन कौन, उत्तरी गंगा, मध्य गंगा, निचली गंगा। अब ब्रह्मपुत्र के मैदान, हाँ, अब इसमें अगर आपको पेज भरना है तो इसमें आराम से मेंस में खूब पेज भर सकते हैं। गंगा का मैदान बहुत ही उपजाऊ है, यहाँ बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी है। ऊपरी गंगा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में आती है। यहाँ जल की अधिकता तथा मिट्टी सुगमता होने की वजह से खेती तथा उद्योग दोनों क्षेत्र यहाँ पर भली भांति फल फूल रहे हैं। नेपाल के निचला भाग होने की वजह से तराई क्षेत्र भी है। घसीट दीजिए, जितना जानते हैं ना, रुकना नहीं चाहिए, जोन छिया लिखते चलिए, उसमें कहानी की तरह है। लिखे बिचली गंगा में दोनों राज्य आ जाएगा कॉमन, इधर वाले में मेनली क्या आएगा, बंगाल आ जाएगा, किसी कोई दिक्कत। पश्चिमी यूपी में जो ऊपरी गंगा का मैदान है, इसका दूसरा नाम क्या है, रुहेलखंड। कौन सा खंड, रुहेल। कौन सा खंड, रुहेलखंड। आगे बढ़े, लखनऊ को अवध कहा जाता है। लखनऊ को क्या कहा जाता है, अवध। तो अवध का मैदान भी किसका हिस्सा है, गंगा के मैदान का ही हिस्सा है, अलग से थोड़ी होगा। वो किसका हिस्सा है, गंगा के मैदान का ही हिस्सा है। आगे बढ़ जाए, किसी को गंगा के मैदानी क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी पढ़े हैं क्या अभी, मिट्टी बहुत आगे पढ़िएगा, अभी तो बस लोकेशन देख रहे हैं। तो भारत को भौगोलिक क्षेत्र से कितनी भाग में बांटे थे, ये देख लिए हैं। किसी को पर्वतीय भाग में दिक्कत है, मैदानी भाग में, अब क्या देखना है, ये कौन सा एरिया, कौन सा क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। ये क्या है, हाँ, पर्वतीय क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं, उत्तर का विशाल पर्वत माला। ये नीचे वाला उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। बीच में ये जो आएगा पठार, इसको हम लोग कल निपटा देंगे, क्या चीज, पठार। अब PDF वगैरह भी दे देंगे। समझ में आ गया कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत। आज के लिए इतना ही।